चलिए, तो वाटलेस करंट वाटफुल करंट हो चुका है, उसके आगे कंटिन्यू करना है। देख यहाँ तक इसमें डायग्राम हुआ था। हाँ जी, यही तो है, एंगल वाला है। हाँ चल, जान देंगे। वाटलेस करंट में पावर लॉस कितना होता है बालक? 0 होता है। ठीक है, आपको लिखवाया गया था वाटलेस करंट का कंपोनेंट हम लोग कैसे लिखते हैं, साइन में कि कॉस में? कॉस में। और वाटफुल करंट का, वाटफुल करंट का किस में होगा? वाटफुल करंट बताइए। 2 बताए थे, एक साइन में बताए थे, कॉस में बताए थे। तो साइन में वाला था आपका वाटलेस करंट और वाटफुल करंट किस में था? कॉस में। तो ध्यान देंगे, अगर कहे वाटलेस करंट तो कितना था? IRMS इनटू साइन फाई। अगर कहेगा वाटफुल करंट, वाटफुल करंट कितना था? IRMS इनटू कॉस फाई। याद है? दोनों लिखवाया गया था बालक, विथ डायग्राम, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया गया था, देख लीजिए। चलिए आगे हेडिंग देंगे चॉक कॉइल। ये हो चुका है। चॉक कॉइल, चॉक कॉइल क्या है? तो इट इज अ टाइप ऑफ अ डिवाइस। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ डिवाइस दैट इज एज कंपेयर्ड विद द इंडक्टर। ये इंडक्टर की तरह होता है। इसका काम क्या है? तो सर्किट में पावर लॉस को 0 कर देना। तो लिखेंगे इट इज अ डिवाइस, it is a device which is used in AC circuit. It is a device which is used in AC circuit, which is used in AC circuit, AC circuit for reducing the value of, for reducing the value of electric current, for reducing the value of electric current, the value of electric current in the circuit, value of electric current in the circuit which involve a small amount of, which involve a small amount of, which involve a small amount of loss of energy, a small amount of loss of energy, loss of energy, full stop देके लिखेंगे it is simply an inductor, it is simply an inductor which having, it is simply an inductor which having large inductance, inductor which having large inductance, which having large inductance। हो गया। लार्ज इंडक्टेंस को अंडरलाइन कर लीजिए। पूछा जाएगा चॉक कॉइल में क्या होता है, तो आप बोलेंगे इंडक्टेंस लार्ज होता है। हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए चॉक कॉइल, chalk coil works on the, chalk coil works on the principle of, chalk coil works on the principle of wattless current, works on the principle of wattless current। तो चॉक कॉइल किस पर काम करता है? तो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाटलेस करंट। वाटलेस करंट को अंडरलाइन कीजिए, वाटलेस करंट को अंडरलाइन करेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव है जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं। यूजेस लिखेंगे, यूजेस लिखकर डैश दिया जाए, यूजेस लिखकर डैश देंगे और लिखेंगे चॉक कॉइल आर यूज्ड, chalk coil are used in various electric circuit, chalk coil are used in various electric circuit, various electric circuit, comma mercury lamp,
various electric circuit, comma, mercury lamp and in sodium vapor and in sodium vapor lamp etc. सोडियम वेपर लैम्प एक्सेंट्रा etc. हो गया। तो याद रखेंगे कि सर्किट में पावर लॉस बहुत कम से कम हो, ठीक है, पावर लॉस बहुत मिनिमाइज हो, इसके लिए हम लोग चॉक कॉइल का यूज करते हैं। चॉक कॉइल किस पर काम करता है? इट वर्क्स ऑन द वॉटलेस करेंट। किस पे काम करेगा? वॉटलेस करंट पे काम करेगा। चलिए नेक्स्ट है बालक, LC ऑसिलेशन। नेक्स्ट है आपका LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशन हो गया। तो देखिए C से क्या होता है? कैपेसिटर होता है, L से इंडक्टर। तो ऑसिलेशन क्या होता है? तो जब कोई प्रोसेस बार बार रिपीट होगा तो उसको ऑसिलेशन बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, LC ऑसिलेशन आप किसको कहिएगा? एक इंडक्टर लिया गया, एक कैपेसिटर है, ध्यान देंगे। अब इस सर्किट को हम लोग LC सर्किट कहते हैं। क्यों? एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है। तो इसमें ऑसिलेशन क्या होता है? तो ध्यान देंगे, व्हेन वी चार्ज अ कैपेसिटर, आप जानते हैं कि जब इंडक्टर में करंट जाता है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो व्हेन वी एडेड अ चार्ज कैपेसिटर इन द सर्किट ऑफ इंडक्टर, अब इसमें क्या है? ये चार्ज है और इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो ध्यान देंगे इसमें होता क्या है कि आप ये एनर्जी स्टोर रखता है, ये आप जानते हैं कितना एनर्जी स्टोर रखता है, याद है? हाफ CV²। ये Q²/2C बहुत सारा फॉर्म होता है, और ये भी एनर्जी स्टोर रखता है। ये कितना रखता है? हाफ LI02। ये एनर्जी हाफ LI02 ये एनर्जी स्टोर रखता है। और ये कितना रखता है? ये रखता है Q²/2C या हाफ CV²। बहुत सारा और तोड़िएगा तो मिल जाएगा, QV भी होता है। तो ये इसका एनर्जी स्टोर्ड है। अब देखिए यहाँ पर हमको समझना क्या है? तो समझना ये है कि जब किसी सर्किट में इंडक्टर को और कैपेसिटर को रखा जाता है, तो ध्यान देंगे ये कैपेसिटर क्या करेगा? ये कैपेसिटर क्या करेगा? तो सर्किट में जब करंट का, क्योंकि ये अपना एनर्जी रखा है तो एनर्जी का फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस केस में जब करंट फॉर्म करता है और जब इस सर्किट में करंट आएगा तो आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड बनाना चालू करेगा। क्यों? ये इंडक्टर हो गया और ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो अगर ये अपना एनर्जी रखा होगा 100%, तो ये अपने 100% एनर्जी से जो सर्किट में करंट फ्लो किया था, इस करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अब इसका एनर्जी हो जाता है समाप्त, ठीक है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना हुआ था, अब इसका एनर्जी हो जाता है समाप्त, ठीक है? ये अपने एनर्जी से इसको क्या कर दिया? मैग्नेटाइज कर दिया। आप मैग्नेटाइज कर सकते हैं क्योंकि करंट जब जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अभी क्या किया कि ये डिस्चार्ज हो गया, इसका एनर्जी समाप्त हो गया, और आप जानते हैं कि ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रखता है। ये एनर्जी इसका समाप्त हो गया, अपने एनर्जी से इसको क्या कर दिया? करंट भेजा था और करंट से ये मैग्नेटाइज हो गया। अब ये बोलेंगे सर ये डिस्चार्ज हो गया और इसके पास एनर्जी है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसके फील्ड में ये आता है, ये तो बाहर चला जाता है, इसके फील्ड में ये कैपेसिटर आता है। अब ये क्या करेगा? अपने फील्ड से इसको फिर से एक बार क्या कर देगा? चार्ज कर देगा। और आपको मालूम है कि कैपेसिटर को चार्ज करने में बहुत कम एनर्जी देना होता है, क्योंकि कैपेसिटर जितना जल्दी चार्ज होता है उतना ही जल्दी डिस्चार्ज भी होता है, ठीक है? जब ये अपने मैग्नेटिक फील्ड से इसको चार्ज कर देगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? अब समाप्त हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 100। क्लियर है? अब फिर हमने देखा कि जब ये 100 हो गया, ये 0 हो गया,
तो फिर इसका करंट आया, फिर ही मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा 100%, तो इसका ऊपर वाले का कैपेसिटर का एनर्जी क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का एनर्जी 0, और ये कितना हो जाएगा 100%, ठीक है। अब इसी के फील्ड में ये है, तो अब ये अपने फील्ड से इसको क्या करेगा, 100% बनाएगा और खुद क्या हो जाएगा 0। तो बार बार तो यही हम देख रहे हैं कि ये इसको चार्ज किया, ये जो है, ये जो इंडक्टर है इसको चार्ज किया, इस चार्ज से करंट चला, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना, ये 0 हो गया, ये अपने मैग्नेटिक फील्ड से फिर इसको चार्ज कर रहा है। तो आप बार बार यही देख रहे हैं कि कैपेसिटर इंडक्टर को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है और इंडक्टर कैपेसिटर को कर रहा है। कोई दिक्कत बालक? तो यही ऑसिलेशन कहलाता है। जब कोई प्रोसेस बार बार रिपीट होता है तो उसको ऑसिलेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत? और एलसी ऑसिलेशन क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक इंडक्टर एल है और कैपेसिटर सी है, तो इनके बीच बार बार एनर्जी का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और एक चीज और बता दें, ये जो हम 100 लिख रहे हैं ना, ये 100 नहीं होता है, थोड़ा सा एनर्जी लूज कर जाता है। जब कोई प्रोसेस बार बार रिपीट कीजिएगा तो इसमें एनर्जी लूज कर जाता है, ठीक है। तो ये 100 नहीं रह जाता है, ये क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा, 90% हो जाएगा। मतलब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लूजेज इन द फॉर्म ऑफ हीट, कुछ एनर्जी लूज हो जाता है हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन। कोई दिक्कत बालक? कैपेसिटर से जो एनर्जी रिलीज हुआ, इससे करंट बना, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, इस मैग्नेटिक फील्ड से ये चार्ज हो गया। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ 0 हो गया और ये चार्ज हो गया, फिर ये अपने एनर्जी से इसको क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा, खुद 0 हो जाएगा। जब ये मैग्नेटाइज होगा तो फिर इसको चार्ज करेगा, ये खुद 0 हो जाएगा। दैट प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एलसी ऑसिलेशन। कोई दिक्कत बालक? यही लिखना है, लिखा जाए, लिखेंगे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड बाय, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड बाय exchange of energy, produced by exchange of energy, exchange of energy between a capacitor, between a capacitor, between a capacitor which store electrical energy, between a capacitor which store electrical energy, which store electrical energy and an inductor, and an inductor, and an inductor which store magnetic energy, which store magnetic energy are called LC oscillation, are called LC oscillation, are called LC oscillation। मतलब इनके बीच जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है आपस में, यही क्या कहलाता है, LC oscillation। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम बना दे रहे हैं, अभी बना लीजिए। एक कैपेसिटर ले लिया जाए, और इसको कनेक्ट कर दिया जाए इंडक्टर से, पॉजिटिव और नेगेटिव बना लीजिए। तो ये आपका C है और ये L है। हो गया बालक? इसके नीचे लिखना होगा, इसके नीचे लिखेंगे द एनर्जी स्टोर्ड इन, द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, stored in electric field of capacitor,
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर, तो हाफ सी भी स्क्वायर भी होता है और क्यू स्क्वायर अपॉन 2c ये भी होता है। लिख लीजिए इसको। तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब इसके बाद मैग्नेटिक एनर्जी लिखना है, दैट इज स्टोर्ड इन इंडक्टर, ठीक है। और इसमें होता क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। इसको भी अगर मेंशन कर ले तो बेहतर होगा, मालूम चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और इसी फील्ड में कौन है, कैपेसिटर आता है। तो ये बार बार आपस में एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं। ये वाला हो गया। इसके नीचे लिखेंगे द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड around the inductor और ये कितना होगा, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। कोई दिक्कत वाला? चलिए, तो याद रखेंगे ये किसका एनर्जी है, तो ये इंडक्टर का एनर्जी है, ठीक है। और ये किसका एनर्जी है, तो कैपेसिटर का है। ये कैपेसिटर इतना एनर्जी स्टोर करता है और ये इंडक्टर इतना एनर्जी स्टोर करता है। कोई दिक्कत वाला? अब इसमें एक नोट लिखना होगा, नोट नंबर 1 2 3 करके। नोट नंबर 1 में लिखेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन डैश दे दीजिए और ये फॉर्मूला लिख लेंगे। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन हो गया। एक और निकालेंगे नोट नंबर 2 में, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन हो गया बालक। चलिए, तो अब ये बताइए कि आपको पढ़ाए हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, अगर ओमेगा को तोड़िएगा तो कितना होगा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होगा। और ये कितना रहा, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो ये बताइए कि अगर फ्रीक्वेंसी निकालिएगा तो 2 पाई कितना आएगा डिवीजन में, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो गया, तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। लिख लेंगे इसको यहां से। और यहाँ पर नॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ऑसिलेशन वाले केस में आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग नॉट यूज कर लेते हैं। ये एलसी ऑसिलेशन का है, इसके लिए हो गया बालक। चलो, आगे हेडिंग देना होगा डैम्ड ऑसिलेशन। डैम्ड, इसको हटाना होगा। डैम्ड ऑसिलेशन, देख रहे थे डायग्राम है कि नहीं है। देखिए, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है,
समझिएगा थोड़ा सा। ध्यान देंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो डायग्राम हम लोग बनाए हैं, रेज कर दिए क्या जी, हाँ इरेज कर दिए, ठीक है। ये जो डायग्राम हमने बनाया था, तो आपने देखा था कि एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर है, इनके बीच बार बार एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा था, याद है। तो ये बताइए कि बार बार एनर्जी का एक्सचेंज होगा, तो अगर इसका वेव डायग्राम बनाएंगे तो वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि बार बार एनर्जी एक्सचेंज में एनर्जी लॉस होता है। तो आप बोलिएगा कि सर इसका मतलब कि शुरू में हमारा वेव कैसा था, तो हाई एम्पलीट्यूड का, और बार बार कीजिएगा तो ये वेव के देखिए एम्पलीट्यूड में कमी हो रहा है, और अल्टीमेटली एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर टाइम के रिस्पेक्ट में तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, बिल्कुल, तो दैट इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है। और ये किसमें होता है, तो एलसी सर्किट के लिए। कोई दिक्कत बालक? तो एलसी सर्किट में क्या होगा, बार बार जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, तो एनर्जी एक्सचेंज में पावर लूज होता है, और यही पावर लूज जो होगा, एनर्जी जो लूज होगा, इससे क्या होगा, तो हमारा वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाता है। देख सकते हैं इसका साइज छोटा हो रहा है, यही एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड क्या करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो दैट इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो लैंग्वेज लिखना होगा, उसके बाद हम लोग डायग्राम पे आएंगे। इधर क्या है, लैंग्वेज लिखा जाए, लिखेंगे damped oscillation are those oscillation whose amplitude decreases with time, and ultimately it will be zero. ठीक है। तो ये धीरे धीरे अचानक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए हमको डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बना लीजिए। ये वाला, ये क्या है आपका, प्लस में है, ये माइनस में है। अब देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसका साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बना लिए। हो गया बालक, बन गया। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन है। तो अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो आप बोलेंगे कि दैट ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड अल्टीमेटली इट विल बी जीरो, दैट इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। जिसमें लगातार डिक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे, डैम्प्ड। हो गया बालक। चलिए आगे हेडिंग दिया जाए, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस।
इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस हो गया। तो देखिए इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या है, तो सबसे पहले समझिएगा एलसीआर सर्किट में होता है। किसमें होगा? एलसीआर सर्किट में। कौन सर्किट में? एलसीआर सर्किट में। तो कह रहा है कि एलसीआर सर्किट में करंट मैक्सिमम होने के लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? तो पहले हमको ये बताइए कि एलसीआर सर्किट में हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग रिएक्टेंस निकालते हैं, इंपीडेंस निकालते हैं कि रेजिस्टेंस निकालते हैं? क्या निकालते हैं? एलसीआर सर्किट में क्या निकाला जाता है, याद है? याद है नहीं? 10 दिन खूब एंजॉय किया है एकदम। इम्पीडेंस बालक, इम्पीडेंस, ठीक है। और ये बताइए कि एलसीआर इम्पीडेंस क्या था, याद है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बालक? तो अब एलसीआर सर्किट में इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का एक कंडीशन है। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में क्या है, तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में करंट का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम करंट रिसीव करना है। तो बताइए मैक्सिमम करंट के लिए रेजिस्टेंस को कम करना होगा। तो ये बताइए रेजिस्टेंस को कम कैसे कीजिएगा? तो आप कहिएगा कि सर रेजिस्टेंस को कम करने का एक तरीका है कि आप एक्सएल को एक्सी के इक्विवेलेंट कर दीजिए। और आपको याद होगा हम बताए भी थे, लास्ट में पढ़ाए थे एलसी सर्किट, ठीक है। तो एल और सी दोनों बराबर होता है। एक में पॉजिटिव में π/2 का फेज डिफरेंस होता है, एक में निगेटिव में, याद है? एक लीड करता है, एक लैग करता है, दोनों 90-90 से करता है बालक। तो याद रखेंगे कि हमें इसे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के कंडीशन में इन दोनों को क्या मान लेंगे? इक्वल। अब इक्वल मानने से क्या होता है कि जब दोनों इक्वल होगा तो एक्सएल में से आप एक्सएल को माइनस कर दीजिए, तो टोटल टर्म 0 हो जाता है। तो क्या बचेगा? √r²। तो बाहर कितना निकल जाएगा? r। तो बताइए आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया कि नहीं? पहले टोटल के साथ था, अभी केवल r निकला है। तो याद रखेंगे आपका ये कंडीशन है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के लिए कि जब ठीक है इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इन दैट केस रेजिस्टेंस ऑफ द LCR circuit will be decreases and the maximum value of current and the value of electric current will be increases। तो जब ये दोनों 0 हो गया तो क्या बच गया? r² बचेगा तो कितना निकलेगा? केवल r। कोई दिक्कत बालक? और ये किसमें होगा? LCR सर्किट में, ठीक है। और ये LCR में L और C जो है आप जानते हैं कि दोनों का फेज डिफरेंस सेम होता है। एक लीड करता है, एक लैग करता है, ठीक है। एक लीड करेगा, एक लैग करेगा बालक। चलिए लिखेंगे, इसमें डिफाइन किया जाए। लिखेंगे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इज सेड टू बी take place in LCR circuit फुल स्टॉप दे के लिखेंगे। when the circuit allow maximum current for a given frequency of the source of alternating supply for which capacitive reactance becomes equal to inductive reactance तो अब बताइए मैक्सिमम करंट सर्किट में अलाउ कब होगा? तो मैक्सिमम करंट अलाउ तभी होगा जब इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके इक्वल होगा?
कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल होगा तब। इसको लिख लीजिए जो सामने है, इसको लिख लीजिए, ये कंडीशन है इसका। हो गया बालक? लिखेंगे इसके नीचे रेजोनेंस अकर, आप लोग का भी नहीं है, रेजोनेंस अकर एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस अकर एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, at a particular frequency called a resonant frequency, called a resonance frequency, called resonant frequency. This frequency having amplitude of very large oscillation, अब बताइए इसमें क्या होगा, तो इसमें ऑसिलेशन लार्ज होगा, जो डिक्रीज कर रहा था ना अब वो बड़ा बड़ा रहेगा। रीजन क्या है, करंट मैक्सिमम हो चुका है। क्यों? आपने इंडक्टिव को कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्विवेलेंट कर दिया, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया, तो सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, और ये ऑसिलेट ज्यादा करेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा, पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। एट द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी the current amplitude in LCR circuit, becomes maximum, फुल स्टॉप देके लिखेंगे। this frequency is known as a resonant frequency. This frequency is known as resonant frequency, ब्रैकेट में इसको लिख लीजिएगा, resonant frequency, and the phenomenon is called electrical resonance, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लीजिएगा, and phenomenon is called electrical resonance। हो गया बालक? चल, अब इसका कंडीशन आपने लिख लिया कि कंडीशन क्या है कि दोनों इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो ये बताइए हमको कि एक्सएल इक्वल टू कितना था, एल ओमेगा, और ये कितना था 1/c ओमेगा। ठीक है, ये कितना था 1/c ओमेगा। याद है कैपेसिटिव और इंडक्टिव बताया गया था। चलिए, तो आप इसको ऊपर लेके आइए ना यहाँ पे, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC हो गया। अब स्क्वायर हटाने पे क्या आता है, बगल में अंडर रूट आता है, तो ओमेगा इक्वल टू कितना 1/√LC। अभी तो आपको लिखवाए थे। और जब रेजोनेंट कह रहा है, ध्यान देंगे, जब रेजोनेंट वर्ड का यूज करे तो हम लोग नॉट यूज कर लेते हैं। अभी तो आपको बताए हैं, यहाँ पर नॉट यूज कर लेंगे, तो इतना हो गया। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। आपने बोला कि नहीं सर हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, याद रखेंगे, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाला गया। आपने बोला कि नहीं सर हमको फ्रीक्वेंसी केवल चाहिए, तो इसको तोड़ दीजिए। अभी तो बताएं ये कितना होता है, तो 2π इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, और 1/√LC। तो जब ये निकालिएगा, अब समझ में आ रहा हम कहाँ से लिखे थे, हम यही से लिखे थे वो टर्म। तो यहाँ पर ये कितना होगा, तो 1/2π और अंडर रूट
एलसी। बहुत बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, दोनों एकदम याद रखिएगा इसको, ये दोनों एकदम याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का ऑब्जेक्टिव के लिए। लिख लीजिए, यहां से लिखिएगा। बस आज के लिए इतना ही। कौन सा? अभी जो सेंटअप ले रहा है